चौक ये हो नहीं। तो देखो लिक्विड एंड गैस में तुम्हें करना क्या है, गैस पॉइंट, क्योंकि तुम्हें गैस पढ़ना है तो गैस में देखूं, एक है तुम्हारा बॉयलर, एक तुम्हारा चार्ल्स और एक है गैलूसेफ। बहुत पहले भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलो ठीक है, नहीं है गैलूसेफ लॉ, और लास्ट है एवोगाद्रो लॉ या एवोगाद्रो नियम। बॉयल, चार्ल्स, गैलूसेफ और एवोगाद्रो लॉ, 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। और देखो एक कॉमन पॉइंट याद रखना है, गैस जो जब तुम लोग क्योंकि पढ़ के आए होंगे, ये पहले से बताना है लेकिन ये प्रूव करना है। पीवी बराबर एनर्जी, गैस इक्वेशन, इतना सबने पढ़ा है। ये आज किसी भी गैस समीकरण के लिए ये पी बराबर एनर्जी फॉलो करते होंगे। तो तुम इसमें देखो कितनी राशियां हैं, एक प्रेशर है और वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और एन मोलों की संख्या है, और आर क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। तो देखो इसको अलग कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो गैस कांस्टेंट है। तो कोई भी गैस कितनी चीजों पे डिपेंड करेगी, इन 4 चीजों पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसकी मात्रा। एन को क्या बोलते हैं, मोल। मोल क्या कहलाती है, पदार्थ की मात्रा। कितना क्लियर है। कोई भी गैस अगर वेरिएट कर रही है तो इन 4 चीजों पे वेरिएट करेगी, और अगर तुम इन चारों चीजों को वेरिएट मतलब बदलोगे तो चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। अगर तुम 4 चीजों को कंट्रोल कर लेते हो तो बहुत सी चीजों को तुम बदल सकते हो। पूरा गैस सिस्टम इसी को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये शुरुआत में बॉयल, चार्ल्स, गैलूसेफ और एवोगाद्रो में ये बात को डिफाइन किया गया एक एक करके, और उसने देखो बोला क्या, इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया इस बारे में, बॉयल में और जो चार्ल्स ने, देखो ध्यान से, इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया वो कंडीशन क्या रखी, टी एंड कांस्टेंट। इसने अपनी कंडीशन में क्या बोला कि उसका टेम्परेचर और पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसने क्या बोला, इसने बोला P एंड N क्या होती है, कांस्टेंट। ये बात याद रखना है तुम्हें, ठीक है। इसने कहा ये कांस्टेंट होता है, कंडीशन रखी उसने कहा। और गैलूसेफ ने कहा, गैलूसेफ ने P एंड N कांस्टेंट। इतना क्लियर देख रहा, V एंड N यानी वॉल्यूम और उसकी पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कांस्टेंट। और जब एवोगाद्रो की बात आई तो इसमें इसने कहा T एंड P कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, ठीक। तो इतने अगर हम पॉइंट याद रखें, बस इतना ही याद रखना है पूरे लेसन में, यानी गैस को जो पढ़ने के लिए जो 50% हिस्सा है जो गैस का, इतना अगर याद रखें तो 50% सारी डेफिनेशन, सारे फार्मूलाइज सब कुछ निकल आएगा इनसे। इतना क्लियर है। और देखो एक पैटर्न भी है याद रखने के लिए। पैटर्न कैसे, देखो ये पैटर्न भी समझ लेना, पहले इसको और एलेबरेट कर दें। एक सिंपल सा पॉइंट, और सिंपल पॉइंट देखो क्या है, हर में जैसे इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, इसमें वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम है ही नहीं इसमें वॉल्यूम में क्या हो गया, कांस्टेंट। बाकी तीनों में देखो वॉल्यूम है। देखो ये 4 राशियां हैं, 1 2 3 और 1 4। हमने कहा इन चारों को वेरिएट करना है, तो जिसको हम कांस्टेंट कर देंगे तो बाकी राशि क्या होगी, वेरिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर किसको कांस्टेंट कर दिया, T और N। तो यहाँ वेरिएट कौन कौन करेगा, वॉल्यूम प्रेशर करेगा, वॉल्यूम वेरिएट करेगा और प्रेशर वेरिएट करेगा। यानी ये राशि जो होगी वो चर होगी, वेरिएबल होगी। इतना क्लियर है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इस राशि में वॉल्यूम क्या होगा, वेरिएबल। इस कंडीशन में वॉल्यूम, इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा, वेरिएबल।
वॉल्यूम तो होगा ना वेरिएबल, और इसमें भी वॉल्यूम क्या है, सिर्फ इस वाली राशि ऐसी है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक, इतना क्लियर है। तो तीनों फार्मूले में इसमें वॉल्यूम वेरिएबल है, इसमें वॉल्यूम वेरिएबल है, इस बार में नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, और इसका वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। क्लियर है सबको? तो बस y ने इतना फर्क कहा कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रम, और चार्ज ने इतना कहा कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। और वॉल्यूम ने एवोगाड्रो ने ये कहा कि जो वॉल्यूम होते हैं उसके पदार्थ की मात्रा में क्या करता है, अनुक्रमण। ये वॉल्यूम से बोला गया। इतना क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एट कांस्टेंट टी एंड एन, एट कांस्टेंट टी यानी स्थिर ताप तथा पदार्थ की स्थिर मात्रा पर उसका गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के व्युत्क्रम पर, एट कांस्टेंट दिस उसका वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के समानुपाती होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर उसकी वॉल्यूम उसके पदार्थ की मात्रा के समानुपाती। ये बस तुम्हें याद रखना है, और यही डेफिनेशन है। और इसको और आगे बढ़ाएं अगर तो बी प्रोपोर्शनल 1/p, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b/p जस्ट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट लाइक k, कांस्टेंट यहां क्या रख सकते हैं k। ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे हम यहां पे कांस्टेंट लेंगे, एक को समझा देंगे, ठीक है, इसको अगर कांस्टेंट ले ले तो ये क्या आ जाएगा, b बराबर k/p आ जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, तो b/p बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। p भी, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, p भी। इतना क्लियर है? तो ये कांस्टेंट कर दिया, इतना हर करना है सब, तब ये कांस्टेंट कर लोगे। और इतना साथ अगर याद हो पुराना 11 का, ये हमने एक कंडीशन दी किसी भी गैस के लिए, बट अगर हम गैस की भी कंडीशन बदलते हैं, मल्टीपल गैस ले लें, क्या ले लें, मल्टीपल गैस। जैसे यहाँ पर किसी गैस की बताई क्वांटिटी की एक गैस है या दो गैस है, कुछ भी नहीं बोला गया, आपने कहा किसी भी गैस के लिए। बट अगर तुम दो गैस लो, कितना गैस, अगर हम दो गैस की बात करें, समझना, दो गैस की बात करें यहाँ पर, तो इतने फार्मूले से देख लो, अगर दो गैस की बात करें यहाँ पर, तो पहली वाली गैस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 V1 बराबर K, दूसरे के लिए P2 V2 बराबर K, तो P1 V1 बराबर P2 V2। कुछ याद आ रहा है 11 का? तो इस टाइप का फार्मूला डिजाइन हो जाएगा। और सवाल कैसे देगा, सवाल समझ, सवाल में वो क्या करेगा, दो गैस देगा, एक का प्रेशर देगा, एक का वॉल्यूम देगा, दूसरे का प्रेशर देगा, वॉल्यूम छोड़ देगा, और पूछेगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। समझ में आ रहा है? ये करना है, बहुत सिंपल है, आसानी। तो अब तुम इसको भी कर सकते हो, इसको, इस वाले फार्मूले को, इस वाले को आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, V/T बराबर K। तो इसके लिए दो गैसों के लिए क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर V2/T2। इस वाले के लिए भी करें तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, V1/N1 बराबर V2/N2। या इसको ऐसा कर सकते हैं, V1/V2 बराबर N1/N1। एक ही बात है ना, ये तीनों नियम है इसके। और चौथा नियम ये है, तो इस चौथे नियम को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, P प्रोपोर्शनल T, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम और N दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आएगा, P/T बराबर कांस्टेंट। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, P1T1 बराबर P2/T2। या इसको ऐसा लिख ले, P1 और चौक लाओ भाई, चौक, P1T1 बराबर, सॉरी, P1P2 बराबर T1T2। इतना क्लियर है?
ये सभी फार्मूले समझ में आ रहे हैं सब लोग? नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। कुछ पूछना चाहो पूछ लेना इसमें। जनरल वे पे आता है तुम लोग ज्यादा टफ वे पे नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है? जनरली ज्यादा घुमाएगा भी नहीं, ठीक है ना? सीधा पूछेगा लेवल कैसे स्टेट, क्योंकि इसलिए पूछेगा सीधा क्योंकि ये कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है। 10th वालों को कहीं पे भी नहीं पढ़ाया गया है और इसका लॉजिक कहीं पे ज्यादा समझाया नहीं गया, ठीक है? तो और न्यूमेरिकल पोर्शन को हमेशा बहुत ध्यान से पूछता है जिसमें सब लोगों को कवर कर दिया है। तो तुम लोगों को पहले से आता है तो ज्यादा देखने देंगे। हाँ बस अगर थोड़ा बहुत और डिटेल में देखना चाहो तो दो ही चीज देख लेना और पढ़ा भी होगा, एनटीपी और एसटीपी, है ना? तो एनटीपी नॉर्मल, एनटीपी का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सबको याद रहता है कितना कितना होता है। 740 वो 740 वाला 740 होता है ना, 760 mmHg कुछ ऐसा प्रेशर फिक्स होता है। तो बस वो प्रेशर वाले याद रखना है, 22.4 लीटर, ठीक है ना? ये बस एसटीपी पर जो कंडीशन है वो याद रखना कि अगर ना दे तो वो बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि घुमाने के लिए सबको याद है कि नहीं है, ये बहुत ध्यान देते हैं वो लोग। तो इतना क्लियर आ गया सबको, ये 4 पॉइंट। तो अगर हम इसका फाइनल पॉइंट देखें, फाइनल, तो इसको बता सकते हैं ना? तो हो गया होगा जनरल। बस सिर्फ मैन क्या ये देख लो, ये देख लो और ये ब्रैकेट देख लो, यही है। इससे याद रहेगा पूरा टॉपिक को, क्योंकि बस बाद तुम्हें खुद करना है। मैथमेटिक्स तुम्हें आती है, मैथमेटिक्स टॉपिक को ले जाकर उसी तरह से करना। तो इसको अलग कर दे। इसको मेमोराइज कैसे रखोगे? मेमोराइज याद रखना है, पॉइंट में जिनको याद नहीं है भूल गए हो, वॉल्यूम प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती, चार्ज में वॉल्यूम टेम्परेचर के, और अवोगाड्रो में वॉल्यूम उसके पदार्थ के मोल के समानुपाती, और लास्ट में प्रेशर उसके टेम्परेचर के। और देखो अब इसको और सॉर्ट आउट कर दें तो ये मान लो ये याद हो गया। देखो सॉर्ट आउट देख लो, ये याद हो गया। इतने बार याद रखने के बाद तुम्हें देखो एक चीज कॉमन देखना, उन सभी में सिर्फ एक ही है जो व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी सब क्या है सीधा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बस एक को याद रखो, बाकी सीधे को समानुपाती करो, तो इससे कंफ्यूजन नहीं आएगा दिमाग में। और एक चीज और कॉमन बोला हमने, कहा ना वॉल्यूम इस तरफ रखना है, जिसमें वॉल्यूम होगा नहीं वो बात ही लगे। तो अब इससे कंफ्यूजन नहीं आएगी। कॉमन चीज समझ जाए क्या, कि अगर तुम वहां भूल गए किसको समानुपाती किसको व्युत्क्रमानुपाती, तो एक का याद रखना, वाई जो होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी सब सीधा डायरेक्टली है, तो इससे गलत नहीं होगा। तुम्हारा भूल जाते हैं ना, यही भूलते हैं किसका व्युत्क्रमानुपाती था किसका समानुपाती, तो इससे याद रहेगा। क्लियर है? कॉमन चीज। गैर शेप में भी सीधा है, ये है गैर शेप, ये P प्रोपोर्शनल T, इतना क्लियर है? ठीक है। इसी को हाँ जो गैर शेप वाला है उसी को बोलते हैं दाब नियम, टेम्परेचर प्रेशर लॉ, ठीक है, इसी को बोलते थे गैर शेप को। इतना हो गया। अब पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है, ये तो पढ़ा ही होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, इतना पढ़ा है ना? तो बस इतना लिख देना, जो अभी जितने नियम पढ़े, जो इन नियमों का पालन करता है, इन सभी नियमों का पालन करता है, वो क्या है? आइडियल गैस। बस इतना बोलना है, जो इन सभी गैसों नियम का पालन करता है, इन सभी नियमों का पालन करता है, वो क्या है? गैस। तुम्हें लेकिन वहां नाम लिखना होगी, देश गैसों के नियम का पालन करता है, आदर्श गैस इक्वेशन कहलाता है। उसके अनुसार क्या हो जाएगा? जैसा मैं कहा, P प्रोपोर्शनल 1/P, B प्रोपोर्शनल T और V प्रोपोर्शनल N। समीकरण 1, 2, 3 यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू बॉयल, अकॉर्डिंग टू चार्ज, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो। तो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से सीधा लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल F अपॉन एन T अपॉन P।
ये आ जाएगा, ठीक है, बी प्रोपोर्शनल एन टी अपॉन बी, और एज अ कांस्टेंट तो बी बराबर एन आर टी अपॉन बी, ठीक, इसी को लिख दिया हमने याद करके, बी बराबर एन आर टी, और यहां लिखते हैं वेयर आर जस्ट इक्वल टू गैस कांस्टेंट, और ऐसे समीकरण जो भी दे रहे हो, चौथा पांचवा जो भी दिया हो, तो पहले लिख देंगे आर जस्ट इक्वल टू गैस कांस्टेंट, और फिर यहीं पे लिख देंगे इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 जो भी इक्वेशन हो तुम्हारा, इक्वेशन दिस एन मोल गैस के लिए, कौन से, ये बात बोलना पड़ेगी तुम्हें, एन मोल इक्वेशन दिस एन मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर मोल कितने हैं, एन मोल, और अगर हम ये कह दें फिर कितना लिख दोगे, फिर इसी को लिखना, इसी इक्वेशन को, यदि एन बराबर कितना हो 1, तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, पी बराबर आर टी, तो ये समीकरण नेक्स्ट हो जाएगा, 5 मान लेते हैं इसको, फिर लाइन लिखेंगे इक्वेशन 5 1 मोल गैस के लिए गैस इक्वेशन, ठीक है, ये थ्योरी को बढ़ाने के लिए लिखवाया जा रहा है, क्योंकि हमने अब एन बराबर कितना रख दिया 1, दोनों कंडीशन पे, जैसे वो तुम्हें पता है क्यों हम ये बता रहे हैं, कई बच्चे गलती करते हैं जब वो पेपर होते हैं ना, वो बहुत चीजें छोटी छोटी चीजें पकड़ने की कोशिश करता है बच्चों की, वो कहेगा 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण को लिखिए, 1 नंबर में, 10 नंबर का आता है ना, 1 नंबर, और बच्चे क्या करते हैं, ये फार्मूला लिख जाते हैं, पी बराबर एन आर टी, और बच्चे की भी बात को दिमाग में रखते हैं कि आदर्श गैस समीकरण है तो पी बराबर एन आर टी को लिखना ही है, यही तो करते हैं ना, लेकिन और पता क्या करता है, वो थ्योरी में नहीं बोल, मतलब वो नंबर पे नहीं बोलता, वो भाषा में बोल देता है, एक गैस, मतलब वो ऐसे नहीं, वो सीधा सेंटेंस बोलेगा कि एक गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण लिखिए, तो बच्चों को लगता है कोई एक गैस है, 1 मोल गैस, उसने बोला 1 मोल पे ध्यान ही नहीं दिया, उसने कहा कोई गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण, वो पूरा सेंटेंस को भी ध्यान नहीं देते, वो तो कहते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आदर्श गैस समीकरण लिखना है, तो बाय डिफॉल्ट जिसका गलत होंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट गलत वाले का सही हो जाता है, जिसको याद ही नहीं कि एन भी होता है, तो वो पी बराबर आर टी लिख देता है, वरना मोस्टली बच्चे लिख कर आते हैं, और हम कॉपी जब चेक करते हैं उस चीज को फेस भी करते हैं, और मजबूरी में नंबर काटना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसने साफ बोल दिया 1 मोल गैस के लिए, जब 1 मोल बोल रहा है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो कहे आदर्श गैस समीकरण लिखिए, फिर तुम कोई भी लिखो, समझ में आया ना, उसने कहा एन मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण लिखिए, तब तुम ये नहीं लिख सकते, तब तुम्हें यही बार लिखना होगा, 1 नंबर ऐसे नहीं दे रहा है वो 1 लाइन का, वो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसे वही बताना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे रहा हो मार्क दे देगा, जिस पॉइंट पे क्वेश्चन है उसी पॉइंट पे तुम्हें आंसर देना होगा, तभी वो 10 मार्क्स मिल पाएंगे शुरुआत की स्टार्टिंग में, और तुमने शायद पुराना पेपर ऑब्जर्व किया हो तो उस पेपर में गौर से देखना सब लोग, तो 1-2 विकल्प आते हैं, बाकी 1-1 लाइन के क्वेश्चन आते हैं सीधा, देखे हैं किसी ने, नहीं तुम लोगों ने देखे हैं कि अभी देखे ना, 1-2 विकल्प आते हैं सिर्फ, और इन केस कभी तो विकल्प भी नहीं आते हैं, बस वो लाइन क्वेश्चन पूछता है सीधा, वो कहेगा इसके लिए ये करो, इसके लिए संकट बताओ, इसके लिए संरचना बताओ, इसके लिए ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके लिए क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, सीधा फ्लैट क्वेश्चन, और जब फ्लैट क्वेश्चन होता है उसमें तो कुछ भी नहीं लिख सकते उल्टा सीधा, उसमें तो टू द पॉइंट देना होगा तुम्हें आंसर, टू द पॉइंट, उसने कहा कि इसमें संकट कौन सा होगा, तब तुम लिखते खूब रहो, 2-3 लाइन लिख दो, कुछ नहीं माना जाएगा, संकट जब तक नहीं बोलोगे मार्क्स नहीं मिल सकता, तुम्हें सब कुछ बता दिया कि इसमें एक एस मतलब पी 3 पी सब बोल रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो कि हमारा sp3 संकट है, तो मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है, तो जब तक कहीं पर पूरे हमने 4 पेज का 1 पेज भर दो पूरा, और लास्ट में तुमने लाइन लिखी कि sp3 संकट पाया जाता है, तो उतने में मार्क्स मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है जो पूरा पेज भरे हो, ठीक है, ये मत सोचना कि तुम 1 पेज भर दिया तो उसमें 35 आ जाएगी,
क्योंकि हम कोई भी टीचर गलत नहीं ना बताएगा। और ये समझ में आ रहा, वो देख जब तक ये नहीं देख लेगा कि sp3 कहाँ है तब तक मार्क नहीं दे सकते। तो स्टैंडर्ड में ये बात बोली गई हो कि इस पर sp3 संकरण पाया जाए तब मार्क्स मिलेगा। एक पेज का तुम 3-3 पेज भर देना, ठीक है। पर वो नजर किस लिए मार रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुम कितने पेज भरा, वो नजर डालता रहेगा। जब देख लेगा जे एस पे चलिए तो 1 नंबर दे देगा। तो 3 पेज क्यों भर दिए वहां पे? हेलो नमस्ते, हाँ नहीं अभी हम कॉलेज में आना है। हेलो आ रही है बात? नहीं, ठीक इतना क्लियर है सबको? तो ये हो गया तुम्हारा आदर्श गैस सेमी। इसके न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और बस एक है इसमें क्वेश्चन, ग्राम डिफ्यूजन लॉ, ग्राम का विस्तरण दर का नियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम का विस्तरण दर इस लेसन से। और आदर्श गैस समीकरण या फिर न्यूमेरिकल, ठीक है। इतना बार ध्यान रखना सब लोग, क्लियर है सबको? इसमें तो इतना बार याद रखना है सिर्फ। यही है, तुरंत होती ही लग रहा है। हेलो ठीक है, आ जाना क्या करें, काम करो, चलो आ जाओ। ये फार्मूला पर याद रखना है, R प्रोपोर्शनल 1/√m, इतने पर याद रखना है और सारा बेसिक लगाना है। ये डेफिनेशन भी है, इधर देखते जाना, बहुत इसमें भी वेरिएट बहुत अच्छा से करता है। इसमें जो R है वो तुम्हारे क्या है, इसमें रेट यानी जिसको बोलते हैं दर, विस्तरण की दर, डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? विस्तरण का। तो मतलब एक्सपेक्ट और डिफ्यूज का मतलब कैसे डिफ्यूज? टूट जाना। कैसे? ये चौक है, लाइक इसको डिफ्यूज कर दिए, ये डिफ्यूज हो गया। विस्तरण वहां संभव होता है जहां उनके बीच बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि अगर केमिकल बॉन्ड हुआ उनके बीच, कौन सा बॉन्ड? केमिकल, तो हो सकता है चौक, क्योंकि चौक इसमें हो सकता है केमिकल बॉन्ड था, ये कोई कंपाउंड होगा ना, मिश्रण होगा मिक्सचर, बट कोई मेटालिक बॉन्ड तो होगा, कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड तो होगा। पर जो गैस होती है हवा में, उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता दो गैसीय अणुओं के बीच। तो इस कंडीशन पे उनके बीच क्या होता है? डिफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफ्यूजन का मेन सेंस होता है फैलने से। जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम, तो परफ्यूम हम यहाँ लगाएंगे और वहां कोई खड़ा है और उसको स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब ये परफ्यूम वहां से वहां गया, हमने धक्का दिया हमारा परफ्यूम को वहां पहुंच जाओ, और वो परफ्यूम पहुंच रहा है ना, तो जो मॉलिक्यूल उड़ के जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल सॉलिड भी तो होंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड होते तो इधर से टूट कर यहाँ गिर जाते,
लिक्विड होता थोड़ा बहुत हवा पे उछलता, बट वहां तक नहीं पहुंच पाता। बट गैस ही एक ऐसा पार्टिकल है जो दिखाई भी ना दे और उधर तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तभी तो परफ्यूम में ये लोग गैस डाले, वरना अगर परफ्यूम में ये ना होता तो कोई परफ्यूम वाले को मार के बाहर निकाल दिया जाता। क्यों? जो भी परफ्यूम डाल के आता, क्योंकि अगर मान लो परफ्यूम में ऐसी टेक्निक ना होती डिफ्यूजन की, तो हम लोग परफ्यूम डाल के चले गए किसी शादी में, अब मान लो हमें उधर तक स्मेल पहुंचानी है, तो रास्ते में जो लोग हैं और पानी इस तरीके से वो जाता है यहाँ तक तो उड़ जाता है, और जो लोग और कपड़े पहने होते हैं उन सबको बस गिर जाता है वो रास्ते में। वो कहता है ये कौन कपड़े खराब कर दिया, क्योंकि जब वो गैस नहीं है थोड़ी देर जाएगा दूर तक, गिर जाएगा उसके कपड़े के ऊपर। तो लोग पूछते हैं ये कौन सा परफ्यूम का नाम है, उसने कहा ये वाला। कौन लगा के आया है? ये लगा के आया, पकड़ो इसको। तो इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट जो कंपनी वाले बना रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा डिजाइन किया परफ्यूम को कि वो जहां तक परफ्यूम पहुंचाना चाह रहा है वहां पहुंच भी जाए, और बीच में जो लोग पड़े उन्हें दिक्कत ना हो। महसूस तो होगा बट दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? इसलिए तो ये चीजों को उस पॉइंट से समझना कि जो डिफ्यूज हो सकता है, इसका मतलब बिना अवरोध के वहां तक पहुंच सकता है, वो उसको रोका नहीं जा सकता। किसी में तुम किसी भी परफ्यूम इतर को, इतर होता है इतर, उसको तुम यहाँ खोल के रखते हो जो बहुत क्वालिटेटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव होते हैं, उनको तुम एक बूंद को यहाँ गिरा दोगे पूरी कमरे में स्मेल आ जाएगी। ऐसे ऐसे परफ्यूम भी हैं, ठीक है। उनका डिफ्यूजन पॉइंट कितना हाई होगा समझ रहे हो? 1 ड्रॉप पूरी में स्मेल, उनका एक पार्टिकल कितना तेजी स्प्रेड करता होगा। कभी कभी तुमने गौर नहीं किया कि शादी में आते तो चक्कर आ रहे हैं, ये लगता है कि ये तो बहुत परफ्यूम वाली शादी है। तो वो हाई क्वालिटी परफ्यूम, अमूमन कहाँ हम परफ्यूम को इर्द गिर्द देखते हैं, तो वो परफ्यूम जो पर्टिकुलर परफ्यूम को ही हम समझ सकते हैं, डिफ्यूजन परफ्यूम से ही समझ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है डिफ्यूजन का। अब देखो इसका डेफिनेशन पॉइंट क्या है, ये दर है। अच्छा स्पीड सुना है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे डिस्टेंस का मतलब समझाओ। जैसे तुम्हें 1 सेकंड का टाइम दिया जाए और कहा भागो, और तुम भाग कर कहां पहुंच गए इस गेट तक 1 सेकंड, और इसकी दूरी कितनी है 2 मीटर, तो चाल कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, ये होगा ना। तो इसका मतलब एक सेंस समझ में आ गया यहां से कि कितने सेकंड में कितना भागता है। भाई जितना भागेगा उतनी दूर जो तय करेगा, लेकिन एक डायरेक्शन में भागे, यानी कि तो उसी गोल सर्किल में भागे तो दूरी नहीं तय कर पाएगा। तो अगर वो कितने समय पे कितना भागता है, ये होती है चाल, उस हिसाब से सोचे। डायरेक्शन हमने दिमाग से बना दी। तो वैसे ही डिफ्यूजन में कितने समय में कितना घेरता है, नहीं आएगा। जैसे कितने समय में कितना भागता है, तो वो तो चाल हो गई, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और जो विस्तृत डिफ्यूजन का जो पार्ट है उसमें स्पीड को ऐसा ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर सपोज करो हम इसको चाल कहते हैं, क्या कहते हैं, दर को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, वेग भी कह देते हैं हम लोग। तो अब अगर हम इसको दर को वेग की तरह ट्रीट करें तो क्या हम इसका फार्मूला दूरी बटे समय को नहीं लिख देंगे? क्योंकि अगर इसको दर को हम वेलोसिटी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका भी मात्रा क्या लिखना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड लिखना होगा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इसका जो आंसर होता है वो R बराबर होता है V अपॉन वॉल्यूम प्रति समय। तो दर यहां पर क्या है, जैसे तुम अमूमन क्या सोचते हो, कितने समय में कितनी दूरी तय की, लेकिन यहाँ गैस जो है वो हवा में उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है? हवा में। तो मान लो कोई गैस तुमने एक डिब्बी में बंद कर रखी है, तो उसने कितना आइटम गिरा इस डिब्बी के बराबर। तो हमने देखो कैसे अंदाज लगेगा, इसको अंदाज को समझ लो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक ए गैस है और एक बी गैस है, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक ए और एक बी गैस में दोनों गैसों को हमने 1 सेकंड का टाइम दिया,
कितने का? 1 सेकंड। भाई तुम्हारे पास भी 1 सेकंड का टाइम है और इसके पास भी 1 सेकंड का टाइम है, ठीक है। और हम एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं, तो हमने कह दिया चैम्बर बना दिया, और ये परफ्यूम है दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है? परफ्यूम, अलग अलग कंपनी के क्वालिटी वाले, और दो लोगों को उस तरफ खड़ा कर दिया और दोनों को वॉच पहना दी टाइमर लगा के उस तरफ वाले व्यक्ति को। तो यहाँ पर उस कैप को एक समय में खोला गया, और जैसे ही 1 सेकंड गुजरा तो उसको स्मेल आएगी, दोनों को स्मेल आएगी ना इस परफ्यूम की, उधर उस वाले व्यक्ति को। तो जिसको पहले आ गई तो वो गैस जल्दी पहुंच गई वहां पर, टाइम 1 सेकंड है, और जैसे ही वहां पर पहुंची रोक दिया गया, स्टॉपर रोक दिया गया। तो ये गैस हो सकता है उस दीवार तक नहीं पहुंच पाई होगी, इसी दीवार की तरफ पहुंची होगी, और ये वाली गैस कहां पहुंच गई? उस दीवार तक। तो इस वाले गैस ने, जिसको स्मेल आ गई, उसने वहां तक पहुंच गई गैस, उसने एरिया वॉल्यूम क्या कर दिया? ज्यादा कवर किया, कम। और इस वाली गैस ने वॉल्यूम क्या किया होगा? कम कवर किया होगा। तो वो व्यक्ति कहता है ना कि 1 सेकंड में ये इतना हमारे पास आ गई, और वो व्यक्ति क्या कह रहा है? ये 1 सेकंड में हमारे पास नहीं आ पाई, इधर ही पर रुक गई, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब जिसको स्मेल आई है वो क्या कह रहा है? इसने, इस वाले परफ्यूम ने 1 सेकंड में ज्यादा दूरी तय की, या ज्यादा वॉल्यूम घेरा है, और इसने कम वॉल्यूम घेरा है, यही तो कह रहा है। वही बढ़कर आने का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम घेरते हुए आना। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो प्रति समय में जितना आयतन घेरेगी वो उसकी विसरण की क्या कहलाएगी? दर। समझ में आ रहा है? विसरण की दर क्या है किसी गैस के लिए? किसी गैस के लिए विसरण की दर उसके वॉल्यूम प्रति टाइम, यानी एकांत समय में घेरा गया आयतन। इतना क्लियर है? ये तो अभी गैस का मास है, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, गलत नहीं, ठीक है, डी होगा, सही कह रहे। तो वो सही है, क्योंकि डी बराबर होता है, नहीं ठीक तो है। अरे नहीं, दोनों हो जाएंगे, बैठ। इतना क्लियर है? तो ये तुम्हारा पॉइंट समझ में आर समझ, ये आर समझना है क्या होता है। तो आर बराबर प्रोपोर्शनल है 1/m। अब जैसे उसने कोड किया ना, वो कोड किया तो उसने सही है, किताब में ऐसे लिखा है। किताब के तो ना क्यों, चलो लेकिन किताब से कोड क्यों तो बता देते हैं। उसका कहने का सही है, लेकिन उसका थोड़ा गहराई से देखो। जो आर प्रोपोर्शनल 1/d कह रहे हो, ठीक, ये कह रहे हो ना। ये पढ़ा है कहीं पर? कहीं नहीं पढ़ा? अरे ये भी पढ़े होंगे। किसने पढ़ा है? कौन से? m/2 किसी वाष्पशील गैस के अणुओं का, नहीं पढ़े हो? वो पढ़े हो कौन सा? आयतनीय विश्लेषण के सवाल, मूल अनुपाती के सवाल, मूल अनुपाती सूत्र, इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूले में डेंसिटी बराबर दिया जाता है, वहां पर घनत्व, वहां पर होगा d बराबर f/2। अब फार्मूले नहीं लगा, सवाल नहीं लगाया, ठीक है, फार्मूला याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपीरिकल फार्मूले से है, और इंपीरिकल फार्मूले d बराबर f/2 होता है। बड़ा होना चाहिए भाई, तुम लोग इससे लगाओगे तो ये भी होता है भाई, हम ये नहीं कहते कि ये नहीं होता है। ये कहाँ लगाते हो? फिजिक्स में, ये फिजिक्स में लगाते हैं भाई, ठीक है ना? नहीं लगाते हो फिजिक्स में, लेकिन ये तुमने मूल अनुपात वाष्पशील गैस के लिए वहां लगाते हो, ठीक है। और नंबर से भी मतलब होता है क्या? अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो d प्रोपोर्शनल m, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, नहीं है? तो उस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल 1/√,
आगे समझ में? तो ये भी पॉसिबल है, बट अगर किताब के अकॉर्डिंग चल जाए तो किताब के अकॉर्डिंग ये लिखा है दोबारा, बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ये बराबर ये हो सकता है क्योंकि जैसे होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या लिखोगे कि किसी गैस की विस्तरण दर उस गैस के घनत्व के वाष्पित घनत्व के वाष्पशील घनत्व, कौन सा घनत्व? वाष्पशील घनत्व। ये बात भी कोट करना होगी, खाली घनत्व पर बोल देना, ठीक है। वाष्पशील घनत्व के वर्गमूल के व्युत्पन्न, इतना क्लियर है। और ये डेफिनेशन यहां से लिख दोगे, ये फार्मूला लिख दोगे, जहां पे लिख देना आर विस्तरण की दर है, डी क्या है? डेंसिटी, वाष्पशील डेंसिटी, वाष्पशील घनत्व। अब हमने चूंकि लिख दिया कि आर बराबर इतना, डी बराबर इतना होता है, तो अगर हम पहले यहीं से करते हैं, ये तो कंडीशन है डिफरेंट गैस के लिए, किसके लिए? डिफरेंट गैस की बात करेंगे, तो ये क्या कर देंगे? R1 अपॉन R2, तो यहां क्या हो जाएगा? D2 अपॉन, यहां जाएगा ये कर सकते हो ट्राई के नहीं, इसको बता दे, ये R1 हो जाएगा, ये D1, यहां के ले लेंगे, इक्वेशन 1 पे R2, 10 वाले बच्चे बेचारे गौर से देख रहे हैं, बच्चों को बता दीजिए, इसको D2 कर देना, इसको D1 कर देना, यहां पर K बना देना, ठीक है। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, फिर लिखना इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। तो R1 अपॉन R2, तो इसको बटे में करेंगे तो K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये D2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, और D1 क्या हो जाएगा? नीचे, तो ये आ जाएगा D2 अपॉन D1। और इस कॉन्सेप्ट में जो D बराबर इस पे अप्लाई किए गए, अच्छा CSIT वाले हैं वो ऐप के लिए, ठीक है, बजा ले रहे हैं, एक मिनट बस ये बस खत्म कर देते हैं। D1 अपॉन D2 अपॉन D1 बराबर M2 अपॉन M1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इधर देखो, D2 अपॉन D1 बराबर M2 अपॉन M1 लिखा जा सकता है। तो उस कंडीशन पे ये बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट M2 अपॉन M1। बस एक मिनट लग रहा है, इसको भी खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना हम पढ़ चुके हैं अभी कि R बराबर V1 अपॉन T, R1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 अपॉन D1, और R2 बराबर V2 अपॉन T2। तो लास्ट फॉर्मूलाइज होगा जो वो हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू D1 बराबर अंडर रूट D2 अपॉन D1 बराबर अंडर रूट N2 अपॉन N1। तो इस फार्मूले से किसी भी प्रकार का सवाल होगा जो तुम्हारा इससे सवाल आएगा वो बन जाएगा तुम्हारा, जहां पर M क्या है? उसका अनुभार है, T डेंसिटी, V तुम्हारा उसका वॉल्यूम है, कितना आयतन घेरता है, T क्या है? टाइम है, और R क्या है? डिफ्यूजन रेट, ठीक है। तो जितने तुम्हें सवाल में जैसा सवाल देगा, अगर तुम्हें वो डेंसिटी दे दे, ये दे, तो सिर्फ इसको और इसको ले लेना, तो सवाल लग जाएगा। अगर ये सब दे और ये पूछे, इतने से लगा देना। अगर ये सब दे, ठीक है, और ये सब पूछे, तो इतने से लग जाएगा। कुछ भी देकर कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जनरली तुम लोग स्टडी करना इस पर, इसमें ज्यादा पूछता है M वाले पे, मास वाले पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को अनुभार पता रहता है, तो वो दो गैस देगा N2O2, ठीक है, और दोनों की क्या दे देगा? वो विस्तृत दर, और एक का मास देगा और दूसरे का मास निकलवाएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा सवाल, ठीक। इसको ऑफ कर दो, बंद कर दो।